हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल के कैंपस अंबाला के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का दोबारा से स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे हमारी जो न्यू एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 2। ओल्ड एनसीईआरटी का जो हमने नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करी हुई थी उसमें हमने देखा था कि अलग अलग बुक्स बनी हुई हैं। न्यू एनसीईआरटी जो है उसका पार्ट 1 है और पार्ट 1 में ही आपके चारों पोर्शन कवर्ड है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। मतलब कि अब न्यू अपडेटेड एनसीईआरटी में आपको चारों सब्जेक्ट के लिए अलग अलग बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है। चैप्टर 1 और चैप्टर 2 जो है वो ज्योग्राफी के सेक्शन से है। चैप्टर 1 की वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो वो हमने अपने चैनल पे ऑलरेडी डाल दी है, आप उसको जाके देखिए पहले, तो उससे आपको ये पता लगेगा कि हमें ये एसएसटी क्यों पढ़नी चाहिए, सोशल साइंस की सिग्निफिकेंस क्या है, क्या नीड है। तो पहले वो चैप्टर खत्म कीजिए, फिर अपने सेकंड चैप्टर को स्टार्ट कीजिए। ठीक है, अब हमारे चैप्टर का नेम क्या है? शेपिंग ऑफ द अर्थ सरफेस। ये कौन से सेक्शन में आता है? ज्योग्राफी में आता है और ये न्यू एनसीईआरटी का कांसेप्ट है। अब इस चैप्टर में हम 2-3 चीजों के बारे में चर्चा करेंगे कि हमारी अर्थ की जो लैंड फॉर्म्स है वो कैसे बनी है। नंबर 2, प्लेट टेक्टोनिक्स कंसेप्ट को देखेंगे, ग्रेडेशन क्या होता है उसके बारे में देखेंगे, वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन के जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो सारे हम इसी एनसीईआरटी में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारे चैप्टर का फर्स्ट पोर्शन इस स्लाइड से आप कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, देखो, द अर्थ सरफेस इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस। एक बात आप सभी समझ लो अच्छे से कि जो हमारी अर्थ है वो आज से बहुत साल पहले जैसी थी वैसी नहीं है। ये कॉन्स्टेंटली जो है इसका लैंड सरफेस चेंज होता रहता है। हजारों लाखों साल पहले जो लैंड सरफेस था आज वैसा नहीं है। धीरे धीरे हमारी जो अर्थ है, अर्थ की जो प्लेट टेक्टोनिक्स है, जो प्लेट्स है वो मूव करती हैं। 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर पर ईयर का उनमें गैप आता है और वो अपनी जितनी भी पोजिशन है वो चेंज करती रहती हैं। ठीक है, तो इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से अर्थ का जो सरफेस है वो भी चेंज होता रहता है। नंबर 2, प्लेट टेक्टोनिक्स एक्सप्लेन स्लो मूवमेंट ऑफ क्रस्टल प्लेट्स ओवर द सेमी मोल्टन मेटल। देखो, प्लेट टेक्टोनिक्स सिंपली क्या है, जो हमारा अर्थ का सरफेस है ना वो अलग अलग प्लेट्स में डिवाइडेड है। कुछ प्लेट्स के ऊपर कुछ लैंडफॉर्म्स आते हैं, कुछ प्लेट्स के ऊपर कुछ लैंडफॉर्म्स आते हैं। जैसे एग्जांपल टेक्टोनिक प्लेट्स में अगर हम जाएं तो हमारी यूरेशियन प्लेट अलग होगी। पुराना गोंडवाना लैंड देखते तो एक सिंगल प्लेट थी अलग से, है ना। और हमारी पैसिफिक ओशियन की जो मिड ओशियन रेंज की प्लेट है वो भी अलग है। तो अलग अलग प्लेट्स में हमारी जितनी भी लैंडफॉर्म्स है वो डिवाइडेड है। नंबर 3, plate movements produce major landforms such as mountains, volcanoes, plains and valleys। जो प्लेट्स की मूवमेंट्स है ना ये क्या डिसाइड करती है कि अर्थ के सरफेस के ऊपर कहाँ पे माउंटेन्स होंगे, कहाँ पे वैलीज होगी, कहाँ पे प्लेन एरिया होगा। ये सारी चीजें कौन डिसाइड करती है? प्लेट मूवमेंट्स। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। अब हमें क्या बात करनी है? हमें देखना है कि लैंडफॉर्म्स क्या है और उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। क्या लैंडफॉर्म्स पढ़ना कितना ज्यादा जरूरी है, जो हमें क्लियर करता है हमारे कंसेप्ट को कि कहाँ पे माउंटेन्स है और वो किसकी वजह से है। A landform is a natural surface formed by weathering, erosion, deposition and tectonics। ये 4 अलग अलग प्रोसेसेस है जिसकी वजह से क्या बनता है? एक हमारा जो लैंडफॉर्म है वो तैयार होता है। ठीक है, इसमें सबसे पहले वेदरिंग क्या है? वेदरिंग सिंपल सा एक कंसेप्ट है। वेदर तो सुना होगा ना आपने, मौसम। वेदरिंग भी मौसम की वजह से ही होती है। कैसे? जैसे मान लो एक रॉक है, अगर मैंने आपके सामने ये रॉक बनी हुई है, अगर इसको हम वेदरिंग की प्रोसेस में काउंट करेंगे तो अगर इसके ऊपर वेदरिंग होगी, हवाएं आएंगी, इसके ऊपर से छोटे छोटे इसके भी जितने भी सेडिमेंट्स है वो उड़ के जाके कहीं और इकट्ठा हो जाएंगे, कहीं और इकट्ठा होके वो छोटी सी और रॉक की अलग से फॉर्म बना देंगे। इस चीज को हम क्या कहेंगे? इस चीज को हम वेदरिंग कहेंगे। अच्छा, ये कैसे होती है? ये नेचुरल भी होती है, फिजिकल भी होती है और बायोलॉजिकल भी हो सकती है। ठीक है, वेदरिंग के अलग अलग प्रोसेसेस है, वो हमने देखा ही है और आगे आपकी आने वाली स्लाइड में भी हम आपको दिखाएंगे। इरोजन क्या होता है भाई? इरोजन में सिंपली हम क्या देखेंगे कि जो जैसे आपने देखा ना कि भाई पहाड़ों में बाढ़ आ गई तो इतना सारा मिट्टी का मलबा जो है वो घिसड़ के नीचे आ गया। जितना भी ग्राउंड बेस था, ग्राउंड बेस पे आके सारे डिपॉजिट, रॉक्स, सेडिमेंट्स, लैंडफॉर्म्स, मडी मटेरियल सब ऊपर से नीचे घिसक के आ गया और उस चीज को हम क्या बोलेंगे? वहां पे उस चीज को हम काउंट करेंगे किसमें? इरोजन में। ओके, और डिपोजिशन क्या है? जो ऊपर से अलग से अपनी स्पेस छोड़ के नीचे आ गया, नीचे सेटल डाउन हो गया, उसने अपनी पोजीशन चेंज कर दी है, तो सेटल डाउन मटेरियल को हम बोलेंगे डिपोजिशन। और टेक्टोनिक्स क्या है? वो हमारी प्लेट्स का है, जो अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में हमारे पास आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स इनके क्या है? माउंटेन्स, वैलीज, प्लेटोज, प्लेन्स, डेजर्ट, कोस्टल फीचर्स। ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारी फिजिकल फीचर्स है हमारे अर्थ के लैंडफॉर्म के, जो हमें कैसे दिखाई देती हैं? लैंडफॉर्म की अलग अलग एक्टिविटीज होने के बाद ये क्रिएशन हमें विजिबल होती है। वी कैन वॉच इट फ्रॉम आवर आई।
स्टडिंग प्लेट टेक्टोनिक्स हेल्प्स अस अंडरस्टैंड अर्थक्वेक्स, वोल्केनोस एंड कॉन्टिनेंट फॉर्मेशन। प्लेट टेक्टोनिक्स को पढ़ने के बाद हमें क्या पता लगेगा कि कैसे अर्थक्वेक्स आते हैं, वोल्केनोस कैसे आते हैं, क्यों आते हैं और कहाँ कहाँ आते हैं, और कॉन्टिनेंट फॉर्मेशन कैसे होती है। कॉन्टिनेंट पता है ना आपको क्या होता है? कॉन्टिनेंट एक बड़ा सा लैंड का जो टुकड़ा है जो चारों तरफ से किससे घिरा होता है? वाटर बॉडी से घिरा होता है, उसको हम क्या कंसीडर करते हैं? हम कॉन्टिनेंट में कंसीडर करते हैं। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नंबर 3, अब हमें किसके बारे में बात करनी है? अब हमें बात करनी है प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में। कि भाई प्लेट टेक्टोनिक्स है क्या? क्या ये नया वर्ड जो हमारी क्लास 9th की एनसीईआरटी में ऐड हुआ है, क्या ये पहले भी था? नहीं, ये क्लास 11th का कॉन्सेप्ट है जो अब आपको दिखाया गया है, क्योंकि क्लास 10th और 9th की जो एनसीईआरटी वो इंटीग्रेट की हुई है, तो उसमें हमें पहले ये वाला कंसेप्ट समझना ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, अब प्लेट कॉन्टिनेंट्स का जो टॉपिक है ये किसने दिया था? ये WJ मॉर्गन ने दिया था। WJ स्टैंड्स फॉर विलियम जेसन मॉर्गन। ओके, इन्होंने दिया था। क्या दिया था हमें? प्लेट टेक्टोनिक्स का कॉन्सेप्ट की जो अर्थ है, अर्थ के ऊपर का जो लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर एस्थेनोस्फीयर के दोनों के बीच के अंदर क्या आती है? हमारी प्लेट टेक्टोनिक्स आती है, और ये कॉन्स्टेंटली क्या करती रहती है? मूव करती रहती है, ट्रांसफॉर्म भी होती है, डाइवर्ज भी होती है, ठीक है, और मर्ज भी होती है। प्लेट टेक्टोनिक्स इज अ फंडामेंटल थ्योरी प्रपोज्ड बाय WJ मॉर्गन इन अर्थ साइंस। अर्थ साइंस के अंदर ये प्रपोज किसने की थी थ्योरी प्लेट टेक्टोनिक्स की? ये करी थी इन्होंने, WJ मॉर्गन ने। अब आगे आने वाली क्लासेस में आप ये भी देखोगे एल्फ्रेड वेगनर ने क्या करी थी? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी जो थी वो प्लेस करी थी। ठीक है, अब नंबर 2 क्या है हमारे पास? नंबर 2 है द अर्थ आउटर लेयर इज डिवाइडेड इनटू सेवरल लार्ज एंड स्मॉल टेक्टोनिक प्लेट्स। जो अर्थ की आउटर लेयर है, सबसे बाहर वाली, क्रस्ट बोलते हैं जिसको, उसके अंदर 2 पार्ट्स आते हैं। सबसे टॉप वाला लिथोस्फीयर, फिर एस्थेनोस्फीयर। वो कितने पार्ट्स में डिवाइडेड है? लार्ज एंड स्मॉल टेक्टोनिक प्लेट्स में अलग अलग जगह पे डिवाइडेड है। वो कई जगह की जो प्लेट्स होती है टेक्टोनिक प्लेट वो बड़ी होती है, कई जगह की छोटी होती है। वो कैसे, कहाँ है, अभी आने वाली स्लाइड में आपको दिखाएंगे हम। ठीक है, नंबर 3 स्लो प्लेट मूवमेंट ओवर द मेंटल प्रोड्यूस माउंटेन्स, अर्थक्वेक्स एंड वोल्केनिक एक्टिविटी। जो प्लेट्स की मूवमेंट्स है जो धीरे धीरे हो रही है, सेंटीमीटर पर ईयर के हिसाब से हो रही है, वो क्या कंसीडर करती है? आगे जाके माउंटेन्स बनाती है, अर्थक्वेक्स बनाती है, और वोल्केनिक एक्टिविटी सारी की सारी उसी के ऊपर डिपेंडेंट होती है। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। हाँ, अब देखो, अब क्या हमारे पास? अब हमारे पास आ गया कि हमारी जो अर्थ है वो नीचे से कैसी है। क्या हम धरती के अंदर जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जो जियोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने हमारे पास कुछ फिगर्स डोनेट किए हुए हैं जिसको हमने आपके सामने प्रेजेंट किया हुआ है। इन फिगर्स को देखने के बाद हमें क्या पता लगेगा कि जो हमारी अर्थ है वो अंदर से कैसे दिखती है। देखो, सबसे पहली बात हम अगर देखें तो ये है आपका एस्थेनोस्फीयर यहाँ से, और ऊपर वाला क्या है? लिथोस्फीयर। आप लोग यहाँ कहीं खड़े रहते हो, ठीक है, ये हमारी वाटर बॉडीज है, यहाँ पे हमारी शिप्स वगैरह जो वो चलती है। ठीक है, जो 3 पार्ट में हमारी अर्थ का जो इनर सरफेस है वो डिवाइड किया हुआ है, जिसमें सबसे पहला ऊपर का एक तो लिथोस्फीयर है। ये तो मेजर में नहीं आता। मेजर में क्या आता है? हमारा कोर, मेंटल और क्रस्ट, ये तीनों चीजें आती हैं। ठीक है, अब देखो ओशियनिक क्रस्ट जो है वो इधर है। ओशियनिक क्रस्ट मतलब, इसको सिंपली डिवाइड करें अगर हम प्लेट्स में, तो एक प्लेट है जिस प्लेट के ऊपर हमारे ओशियन जो है वो सारे के सारे सेटल डाउन है। उसी के साथ दूसरी प्लेट है जिस प्लेट के ऊपर क्या है? हमारी लैंड फॉर्म जो है वो स्टैब्लिश हो रखी है। ठीक है, अब इनकी अगर हम साइज की बात करें तो देखो, ओशियनिक क्रस्ट की जो लंबाई है, मतलब ऊपर से लेके नीचे, ओशियन आसमान में तो जाते नहीं है, ओशियन कहाँ होते हैं? धरती पे होते हैं। तो ओशियन हमें बाहर से जितना नजर आता है वो अंदर कितनी डीप हो सकता है, उसके लास्ट पॉइंट कहाँ तक होगा वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ये उसकी थिकनेस है। जैसे ओशियनिक क्रस्ट कितना होगा? 5 किलोमीटर तक हो सकता है, यानी कि 5000 मीटर्स तक हो सकता है। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, अभी बात करी थी ना कॉन्टिनेंटल थ्योरी की, वो किसने दी थी? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, एल्फ्रेड वेगनर ने। वो वैसे पूछेंगे नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए अगर हम उसके बारे में पढ़ रहे हैं तो। देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक जो आ रहा है हमारा, नीचे तक क्या आ रहा है? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट आ रहा है। अच्छा, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की जितनी भी चौड़ाई होगी वो ओशियनिक क्रस्ट से हमेशा ज्यादा होगी, क्योंकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट कहाँ से हम काउंट करते हैं? बिल्कुल टॉप से। देखा है ना, माउंटेन ऊपर तक होते हैं, तो वो पिन पॉइंट से हम काउंट करते करते बिल्कुल नीचे तक जाते हैं, जहां तक हमारा मेंटल स्टार्ट नहीं हो जाता। ओके, देखो ये 30 किलोमीटर की यहाँ से लेके यहाँ तक, और उसके बाद ओशियनिक क्रस्ट इसी के ऊपर होता है, और ये डाइवर्ज होती है। ओशियनिक क्रस्ट हमेशा कॉन्टिनेंटल क्रस्ट के ऊपर होगा, ये बात आपको याद रखनी है, और आंसर्स में भी यही लिखना है।
ओके, अब एस्थेनोस्फीयर की हमें ब्रॉडनेस देखनी है तो वो कितनी होगी 200 किलोमीटर, मतलब ऊपर से लेके यहाँ तक कितने उसकी रेंज होगी 200 किलोमीटर की। और अगर मीटर्स में पूछे तो 2000 लिखना है आपको। एमसीक्यूज में कभी कभार हमारी जो सीबीएसई है वो ऐसे भी डालती है, मीटर्स में लिख लेती है कोई टर्म्स, तो अब कंफ्यूज मत होना, उसको किलोमीटर्स में कन्वर्ट करके देख लेना या किलोमीटर्स को मीटर्स में। ओके, अब देखो लिथोस्फीयर की कितनी चौड़ाई हो सकती है भाई, लिथोस्फीयर की हो सकती है 100 किलोमीटर तक की। लिथोस्फीयर सिंपली वो होता है जहाँ पे हम चल रहे हैं, जहाँ पे मैं हूँ, जहाँ पे आपका घर है, वो लिथोस्फीयर में काउंट होगा। ओके, और जैसे ये अर्थ है, इसके ऊपर बाहर वाले सरफेस पे ऐसे पेड़ पौधे होते हैं ना, ये बाहर का ही, इसी को तो कहते हैं लिथोस्फीयर, है ना। और यहाँ पे आप लोग खेल रहे हैं, खड़े हैं, इस सब चीज़ों को लिथोस्फीयर कहते हैं। और इसकी जो चौड़ाई कितनी होगी ऊपर से लेकर नीचे तक 100 किलोमीटर तक की होती है, इसको आपको याद रखना है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हमें अगली चीज़ की बात करनी है, जो है जब धरती में हम लिथोस्फीयर एस्थेनोस्फीयर को क्रॉस करके और अंदर चले जाएंगे तो क्या नजर आएगा, तो हमें नजर आएगा मेंटल। मेंटल क्या है भाई, मेंटल भी इसकी अर्थ की लेयर है। जैसे ये आप देख रहे हो, ये सैटेलाइट इमेज है हमारी अर्थ की, ठीक है, ये हमारी अर्थ की जो है ये सैटेलाइट इमेज है, और ये इसका इनर सरफेस है जो जियोलॉजिस्ट ने बहुत रिसर्च करके हमारे लिए एक फिगर तैयार किया है। इसमें क्या है, सबसे पहला पार्ट अगर हम देखें तो सबसे पहला पार्ट हमने डिस्कस कर लिया था, ये बाहर वाला, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं क्रस्ट, ठीक है, क्रस्ट भी आउटर होता है और इनर होता है। उसके बाद अगर हम अंदर जाते हैं तो मेंटल, मेंटल भी कैसा होता है, मेंटल भी इनर और आउटर होता है। उसके बाद कोर में जाएंगे तो कोर क्या है, बहुत ही हाईएस्ट टेम्परेचर कोर में होता है, देखा ना। अच्छा, एक बात जरूर याद रखना, जब भी हम 1 मीटर नीचे जाएंगे और 1 मीटर ऊपर जाएंगे, जब हम 1 मीटर ऊपर जाते हैं तो हमारा जो टेम्परेचर है, जो देखते हो ना क्लाइमेट में टेम्परेचर देखते हो, वो कैसा होता जाएगा, वो ठंडा होता जाएगा, मतलब 1 डिग्री डाउन आता जाएगा। और वैसे ही आप 1 मीटर नीचे खोदोगे, आपने जमीन खोद दी और आप नीचे जा रहे हो, तो वो जो 1 डिग्री टेम्परेचर है वो कहाँ होगा, वो बढ़ता जाएगा, मतलब कि आगे एक्सटेंड होता जाएगा। ठीक है, तो एक्सटेंड क्यों होता जाएगा भाई, क्योंकि धरती से अगर हम खोदना स्टार्ट कर रहे हैं तो नीचे जा रहे हैं, तो नीचे तो मोल्टन मैग्मा है भाई, जिसका टेम्परेचर ऑटोमेटिकली पता नहीं कितने थाउजेंड्स ऑफ डिग्री होता है ना। तो जितनी अंदर हम जाते जाएंगे उतना हमारा टेम्परेचर भी एक्सटेंड होता जाएगा। हमने क्रस्ट की बात कर ली, हमने मेंटल की बात कर ली। मेंटल की जो टोटल थिकनेस है वो कितनी आती है, 2900 किलोमीटर। ठीक है, अब आगे हमारे पास आता है कोर। कोर को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, कैसे, आउटर कोर और इनर कोर। कोर को अच्छे से पढ़ना जरूरी है क्योंकि कोर से हमारे मेजर क्वेश्चन बनते हैं। कैसे बनते हैं, आपने ग्रेविटी का कंसेप्ट जो समझा होगा या सुना होगा ना, वो सारा का सारा कोर से ही रिलेटेड है। जितने भी मोल्टन मैग्मा है, अलग अलग मटेरियल्स है, मेटल्स है, वो सब के सब बिल्कुल पिघले हुए फॉर्म में हमारे यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, कोई पूछे कि भाई इसकी कंप्लीट कोर की थिकनेस क्या है, आउटर कोर की 2200 और इनर कोर की 1250, और कंप्लीट की तो इनको आप प्लस कर लीजिए। और अगर कोई पूछे कि भाई हम सबसे ऊपर खड़े हैं, ठीक है, हम यहाँ पे खड़े हैं, यहाँ से लेके जो अर्थ का मिड पॉइंट होगा अंदर वाला, बिल्कुल बीच वाला, ये वाला, जैसे यहाँ से लेके यहाँ तक का, इसकी पूरे की थिकनेस क्या होगी, इसकी पूरे की थिकनेस होगी 6375 किलोमीटर। इतनी अंदर तक कोई जा नहीं सकता। आप बोलो कि भाई हम खुदाई कर ले और इतने नीचे तक चले जाए, नहीं जा सकते। आज तक सबसे बड़ी जो एक्सकेवेशन हुई है, सबसे बड़ी एक्सकेवेशन मतलब खुदाई हुई है, वो भी रिसर्च के लिए, क्योंकि एक तो अंदर जाते जाते हैं तो हमारा टेम्परेचर बढ़ता रहता है, दूसरी चीज़ क्या होती है, हमारे पास इतनी बेस्ट मशीन्स नहीं है कि हम इतनी अंदर तक खोद के यहाँ तक की डिटेल्स निकाल पाए। रशिया के अंदर एक जगह है जहाँ पे 12 किलोमीटर तक की खुदाई हो रखी है, उसके अलावा पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसी प्लेस नहीं है। कौन सी जगह है वो, उसके बारे में भी मैं आगे इसी स्लाइड में आपके लिए इमेज लगा दूंगा, आप उसको देखना। अभी इसमें ऐड नहीं, मैं जरूर लगाऊंगा उसको। वो एक अकेली जो प्लेस है रशिया के अंदर, मतलब रशिया ने इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है कि वो धरती के अंदर 12 किलोमीटर तक जा चुके हैं। इसके आगे ना उनकी मशीन्स काम कर पाई, और जितना ज़्यादा टेम्परेचर था किसी के अंदर पोटेंशियल भी नहीं था वहाँ तक, वहाँ की इंफॉर्मेशन को कंसिडर करना। ओके, तो हमने इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ लिया। हमने ओशियनिक क्रस्ट देख लिया, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट देख लिया, लिथोस्फीयर, मेंटल, आउटर कोर, इनर कोर, और ये हमने डायग्राम समझ लिया। अगर पेपर में आपके पास इस चीज़ के बारे में कोई क्वेश्चन आता है तो आप ये डायग्राम जरूर वहाँ पे बना के आइए, आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे। अब इनको जरा डिटेल में देख लेते हैं क्या है। अब हम बात करेंगे क्रस्ट की। थिकनेस वेरीज फ्रॉम 30 to 40 किलोमीटर। देखो एग्जैक्ट डाटा नहीं है, लेकिन हम कैसे इसको राउंड फिगर में कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, थिकनेस कितनी होती है इसकी, 30 to 40 किलोमीटर अंडर कॉन्टिनेंट्स, मतलब कॉन्टिनेंट्स अलग अलग जितने बने हुए हैं उनके नीचे।
ठीक है। 5 to 7 अंडर द ओशियन, और 5 से 7 किलोमीटर तक कहाँ पे होती है? ओशियन में। हमने देखा था ना यहाँ पे कि ओशियन की कम होती है और कॉन्टिनेंट्स की जो है वो ज्यादा होती है। नंबर 2, अब हम देखेंगे एस्थिनोस्फीयर के बारे में। अ हॉट मोबाइल एयर, मोबाइल मतलब फोन नहीं, मोबाइल सिर्फ फोन को नहीं कहते, मोबाइल हर वो चीज होती है जो मूवेबल हो, ठीक है। आपकी कार भी मोबाइल में ही आएगी। अ हॉट मोबाइल लेयर ऑफ पार्शियली मोल्टन रॉक, मोल्टन रॉक की एक हॉट लेयर होती है जो मूव करती है, जहाँ पे प्लेट टेक्टोनिक्स को हम कंसीडर करते हैं। नंबर 3, आउटर कोर, अ फ्लूइड लेयर मेनली कंसिस्टिंग ऑफ आयरन एंड निकल। आपने लोहा देखा होगा, आपके घर में लोहे के दरवाजे होंगे, बाहर का गेट होगा, वो लोहा कहाँ से आता है? कि हम खुद बनाते हैं? हम खुद नहीं बनाते, हम धरती में से निकालते हैं और उसको शेप देते हैं और अपने अकॉर्डिंग उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो वो जो मेटल है, वो जो लोहा है, वो भी कहाँ से निकलता है? वो भी हमारे कोर के अंदर से निकलता है और आउटर कोर के अंदर से, जो कि मैंने आपको बताया कितनी थिकनेस है उसकी, है ना। अब लिथोस्फीयर के बारे में देखेंगे। द रिजिड आउटर लेयर ऑफ द अर्थ क्रस्ट इंक्लूड द क्रस्ट एंड द अपर मेंटल। लिथोस्फीयर मैंने सबसे पहले आपको यही समझाई थी कि लिथोस्फीयर क्या होती है? सबसे ऊपर वाली लेयर जहाँ पे हम चलते हैं, हमारी सारी एक्टिविटीज होती है, जो हम विजिबल कर सकते हैं, देख सकते हैं, हमारे सामने जितने भी अर्थ की लैंडफॉर्म होती है, ठीक है। और ये कहाँ पे आता है? क्रस्ट की टॉप मोस्ट लेयर के ऊपर। नंबर 5, मेंटल। मेंटल के बारे में देखिए। द मोस्टली सॉलिड लेयर बिटवीन द क्रस्ट एंड द आउटर कोर। मेंटल क्या है? बहुत सॉलिड लेयर है जो किसमें आती है? क्रस्ट और आउटर कोर के बीच में आती है, जिसकी थिकनेस क्या है? 22900 किलोमीटर, ठीक है। अब इनर कोर के बारे में चर्चा करेंगे हम, ये वाला, ठीक है। इसमें क्या है? अ सॉलिड हॉट स्पिनिंग मेटल बॉल दैट इज डेंस्ड पार्ट ऑफ द अर्थ। बॉल ये रही, ठीक है। यहाँ पे आपको एक इमेज दिख रही है, वैसे ही कंप्लीटली बॉल है, खेलने वाली नहीं है। ये पूरा एक सरफेस जो है वो कैसे नजर आता है? वो बॉल जैसा नजर आता है, और इस तक कोई नहीं पहुंचा आज तक, ठीक है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमने इसके बारे में भी देख लिया। यहाँ से क्वेश्चन आएगा और एज इट इज डायग्राम बना के आएंगे आप, तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स 100% मिलेंगे। जितना भी हो सके आप सोशल स्टडीज में डायग्राम से अपने क्वेश्चन को कंसीडर करना, ठीक है। नेक्स्ट हमने किसके बारे में चर्चा करनी है? अच्छे से देखेंगे लिथोस्फीयर और एस्थिनोस्फीयर क्या है। उसकी स्लाइड्स यहाँ पे हमने लगाई हुई है। देखो, ये क्रस्ट आता है हमारा, ये इतना क्रस्ट है, ठीक है। और ये ऊपर वाले पार्ट हमने किस में कंसीडर करी? ये लिथोस्फीयर में कंसीडर करी है, ठीक है। और क्रस्ट की थिकनेस अपर मेंटल तक की 100 किलोमीटर है, हमने पीछे भी रिवाइज किया था, ठीक है। द लिथोस्फीयर इंक्लूड्स द क्रस्ट एंड अपर मेंटल एंड इज अबाउट 100 किलोमीटर थिक, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक इतना कितना डिस्टेंस होता है? लिथोस्फीयर का होता है, ठीक है। ये 100 किलोमीटर तक की थिकनेस इसकी होगी। क्रस्ट प्लस अपर मेटल इज इक्वल टू 100 किलोमीटर थिक। सेम डाटा है दोनों का दोनों, आप कोई भी कंसीडर कर सकते हो। बेनिफिट इसके अलावा, द एस्थिनोस्फीयर इज अ हॉट पार्शियली मोल्टन लेयर इनेबलिंग प्लेट मूवमेंट। इसी के बिल्कुल नीचे यहाँ पे क्या आती है? हमारी एस्थिनोस्फीयर की लेयर आती है, कि पूरी की पूरी क्या है? हमारी एस्थिनोस्फीयर की लेयर है। ये क्या करती है? ये मेन चीज है जो डिसाइड करती है प्लेट्स कैसे मूव करेंगी, क्योंकि नीचे से जो है, नीचे से हमारे पास कंसेप्ट आ रहा है कौन सी चीज का? आपको बताया था ना, कोर का जो टेम्परेचर होता है, कोर का टेम्परेचर कैसा होगा? बिल्कुल हाई होगा। तो नीचे से ये बिल्कुल हॉट मैग्मा जैसे ऊपर आती है, यहाँ पे जितनी हमारे अलग अलग सेडिमेंट्स है, रॉकी मटेरियल्स है, वो आके फिर ऊपर आके थोड़ा कोल्ड होता है, तो वो उसको साइड में प्रोसेस करता रहता है, और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती रहती है, जिसकी वजह से साल में एक बार या 2 बार कुछ सेंटीमीटर्स के लिए हमारी जो प्लेट्स हैं वो मूव करती रहती है। ये किस पर डिपेंडेंट होता है? ये डिपेंडेंट होता है हमारे एस्थिनोस्फीयर पे, ठीक है। हॉट और पार्शियली मोल्टन लेयर। कन्वेक्शन करंट्स यही है जो मैंने अभी आपको यहाँ पे समझाया, कन्वेक्शन करंट से था। मेंटल डिवाइड ड्राइव द स्लो मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। यही क्या करती है? डिसाइड करती है कि टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो कैसे मूव करेंगे, ठीक है। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हमें बात करनी है कि कितने टाइप की हमारी प्लेट जो है टेक्टोनिक प्लेट्स वो होती हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स, टाइप्स ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स। इतना याद कर लो कि हमेशा कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है। तीनों के डायग्राम्स यहाँ पे भी बने हुए हैं, और कुछ आपको मैं बनाऊंगा भी आगे, स्लाइड में ऐड है हमारी, वो दिखाऊंगा। वो कैसे है? कॉन्टिनेंटल प्लेट्स सबसे पहली, ओशियनिक प्लेट्स नंबर 2, मिक्स्ड प्लेट्स नंबर 3। 3 टाइप की प्लेट्स होती है। सबसे पहली कौन सी? कॉन्टिनेंटल प्लेट। भाई जहाँ पे लैंड फॉर्म है, कॉन्टिनेंट्स है, वो प्लेट नंबर 1 है। जहाँ पे ओशियंस आते हैं, जिसकी चौड़ाई कितनी है? 5 to 7 किलोमीटर, हमने अपनी पीछे वाली स्लाइड्स में देखा था। और थर्ड क्या है हमारी? मिक्स्ड प्लेट्स, जहाँ पे क्या होता है? हमारे कॉन्टिनेंट और हमारे जितने भी ओशियंस है वो दोनों मर्ज होते हैं, साथ में आते हैं, वो भी प्लेट्स होती है और वो अलग होती है, जिसको हमने थर्ड कैटेगरी में डिवाइड किया है। कॉन्टिनेंटल प्लेट्स कैरीज लैंड मास
आर जनरली थिकर एंड लेस डेंस देन ओशियनिक प्लेट्स। जो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स होगी उनका जो लैंड मास होगा वो जनरली क्या होगा, थोड़ा चौड़ा होगा, और थिकर होंगी वो किसके हिसाब से, ओशियनिक प्लेट्स के हिसाब से। क्योंकि हमने पहले भी क्या किया, हमने पहले भी देखा था कि ओशियनिक प्लेट्स छोटी होती है, कम चौड़ाई होती है, किन से, कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। क्योंकि कॉन्टिनेंटल प्लेट्स में हम कहाँ से कहाँ तक करते हैं, देखो यहाँ से लेके बिल्कुल अंदर तक का टिप ऑफ द माउंटेन से हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो इसमें कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना, इतना याद रख लो, क्लास में याद आपको करवा रहा हूँ कि जो हमारी कॉन्टिनेंटल प्लेट्स होती है वो बिल्कुल टॉप ऑफ द माउंटेन से लेके बिल्कुल नीचे तक जाती हैं और वहां तक काउंट होती हैं। ओशियन तो इतने से होते हैं, ओशियन में देखा कोई पहाड़ बना हुआ, पानी का पहाड़ होता ही नहीं है। तो ओशियन की जो प्लेट होगी, ओशियनिक प्लेट, उसकी चौड़ाई जो होगी वो कम होगी एज कम्पेयर टू कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। ये क्लियर रखना, याद रखना, अभी याद कर लो, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2 क्या है हमारे पास, ओशियनिक प्लेट्स। ओशियनिक प्लेट्स के बारे में चर्चा करेंगे अच्छे से। ओशियनिक प्लेट्स फॉर्म द ओशियन फ्लोर एंड आर थिनर बट डेंसर देन कॉन्टिनेंटल प्लेट्स। ये थिन होती है, पतली होती है, लेकिन डेंस होती है, बहुत भरी हुई होती है, पास पास होती है, छोटी छोटी होती है ओशियनिक प्लेट्स, ठीक है। नंबर 3 कॉन्टिनेंटल प्लेट्स तो हमने देखा ना बिल्कुल लार्ज होती है, एक ही, जैसे यूरेशियन प्लेट्स थी ना पुराने अर्थ के मैप में, देखते हो आप पूरी की पूरी एक ही प्लेट है और जिसका नाम क्या है, यूरेशियन प्लेट्स। कॉन्टिनेंटल प्लेट्स दूसरी होती हैं, ठीक है, उसमें, और ओशियनिक प्लेट्स हमारी छोटी छोटी होती हैं और डेंसर होती है बहुत ज़्यादा। नंबर 3 क्या है, मिक्स प्लेट्स। मिक्स प्लेट्स कैसी है भाई, जो दोनों की दोनों आती हैं, कैसे आती है, जो हमारे ओशियंस में भी आती हैं और हमारे कॉन्टिनेंट्स में भी आती है, बीच में मर्ज होती हैं जो, ठीक है। Mixed plates contain both continental and oceanic crust with their boundaries। उनकी कहाँ क्या आती है, दोनों की बाउंड्रीज आती है। देखते हो ना आप बीच पे आराम से आप ऐसे लेटे हुए हो, आप लेटे हुए हो, आपके इधर लैंडफॉर्म है, रेत है जिसको हम सैंड भी बोलते हैं, आपके सामने बिल्कुल क्या है, ओशियन नजर आ रहा है, अच्छे से, दूर तक कुछ नजर नहीं आ रहा, बस धूप सेक रहे हो, रंग काला कर रहे हो और कुछ भी नहीं हो रहा। लेकिन वो जो आपकी लोकेशन होगी वो क्या होगी, इसके अंदर कंसीडर करेंगे उसको हम, ओके। कंफ्यूज मत होना, समझ आ गया होगा अब तो अच्छे से। नंबर 4 अब हमें क्या देखना है, ये टाइप नहीं है तो मैं नंबर हटा देता हूँ, टाइप नहीं है ये, इसी के बारे में है कि ओशियनिक प्लेट जो होती है वो मेजर प्लेट्स में भी कंसीडर की जाती है। मेजर प्लेट्स इंक्लूड पैसिफिक, यूरेशियन, अफ्रीकन, नॉर्थ, साउथ अमेरिकन, इंडो ऑस्ट्रेलियन और एंटार्क्टिक फेस। इससे अलग है, इससे लिंक मत करना, मैंने अभी एरो देखा, ठीक है। क्या है, कुछ बड़ी बड़ी मेजर प्लेट्स भी होती है, जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले आपको एग्जांपल दे रहा था ना कि हमारी यूरेशियन प्लेट्स थी और अफ्रीकन प्लेट्स है, पैसिफिक प्लेट्स है, बड़ी बड़ी प्लेट्स है। ये प्लेट्स कैसी है आगे मैंने लगाई है, आपको मैं वहां पे दिखाऊंगा, ठीक है। अब हम क्या कंसीडर करेंगे, हमारा जितना भी प्लेट टेक्टोनिक्स का था वो हमने कंप्लीट टॉपिक याद कर लिया, आपकी बुक में बहुत लंबा लंबा लिखा हुआ है। एक चीज और, इन स्लाइड्स में मैं क्या करूंगा, जो आपकी बुक में ब्लैक लाइन से आउटलाइंड टेक्स्ट लिखे हुए हैं ना, वो मैं अलग से एक स्लाइड में सारे ऐड ऑन कर दूंगा, जिससे हम उसकी रिवीजन कर लेंगे कि भाई इस चैप्टर के फेज 1 में हमने क्या क्या रिवाइज किया। तो कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, जितना डाटा यहाँ पे है इसी को आपको एक्सटेंड करके लिखना है। एसएसटी हमेशा कब आती है, की पॉइंट्स याद रखो और आंसर में उसको खींच दो लंबा, ठीक है, वो भी हम सिखाएंगे आपको, टेंशन मत लीजिए। तो हमने ये भी कर लिया, अब हम आगे बढ़ते हैं, ओके। सो इतना मुश्किल है नहीं, बिकॉज हम अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक कॉर्नर कवर करेंगे चैप्टर का। अब अगली चीज क्या आती है कि जो ये प्लेट्स है वो क्यों मूव करती है, क्या रीजन है इनकी मूवमेंट के बिहाइंड, ठीक है। एंड कन्वेक्शन करंट्स हमने पीछे भी देखा था, कन्वेक्शन करंट और प्लेट मूवमेंट के बारे में एक और इमेज है, वही इमेज है और थोड़े लार्जर दिखाया गया है यहाँ पे, और इसी के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। सबसे अंदर क्या आता है हमारा, कोर। कोर से क्या है, टेम्परेचर हाई है कि लो है, बिल्कुल हाई टेम्परेचर जो है ऊपर आता है। फिर कन्वेक्शन करंट्स का जो लो है वो ऊपर से लोएस्ट टेम्परेचर को नीचे भेज देता है, क्योंकि ऊपर का जो टेम्परेचर क्या है वो लो है, नीचे से गर्म ऊपर आता है, ठंडा होके वो वापस नीचे चले जाता है। इतनी में नीचे से क्या होता है, बिल्कुल गर्म टेम्परेचर हॉट मैग्मा के तौर पे और ऊपर आ जाता है। तो यही प्रोसेस बार बार चलती रहती है। तो इसको हम कन्वेक्शन करंट से और प्लेट टेक्टोनिक्स की मूवमेंट से, दोनों से लिंक करके समझेंगे। इसी की वजह से क्या होता है, ये नीचे से शिफ्ट हो रहे हैं, ऐसे ऐसे बार बार एक जा रहा है ऊपर, ठंडा हो रहा है, फिर नीचे आ रहा है, ये बार बार रोटेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ऊपर जो प्लेट रखी है ना वो भी धीरे धीरे हिल रही है, और इसी की वजह से क्या होता है, अर्थक्वेक्स आते हैं, वोल्केनो की फॉर्मेशन होती है, ठीक है। अब ऊपर देखो, आपको यहाँ पे ये चीज नजर आ रही होगी, ये चीज कैसे बनी है, इन्हीं की मूवमेंट के चक्कर में। जो ऊपर की प्लेट थी, प्लेट में गैप आ रहा है, प्लेट या तो कन्वर्ज हो जाएगी या डाइवर्ज हो जाएगी, ठीक है। अब देखो, heat from the core warms metal material causing it to rise toward the surface, ऊपर जा रहा है, ठीक है। आगे
एज कूलर मटेरियल सिंक्स, जैसे ही ठंडा होता है ऊपर जाके मटेरियल, इट कंप्लीट्स अ सर्कुलर मोशन नोन एज कन्वेक्शन करंट्स। जैसे ही ऊपर जा रहा है, ठंडा होकर नीचे आया तो ये क्या कंप्लीट कर दिया इसने, कन्वेक्शन करंट कंप्लीट कर दिया। और यही प्रोसेस दोबारा से ऐसे ही आगे चलती रहती है और इसी को हम किस में काउंट करते हैं, प्लेट टेक्टोनिक्स की मूवमेंट में, और नंबर 2 कन्वेक्शन करंट्स में। ओके, दीज करंट्स पुश एंड पुल प्लेट्स प्रोड्यूसिंग मूवमेंट ओवर जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो यही टाइम टू टाइम चलती रहती है, जिसकी वजह से हमारी जो प्लेट्स हैं वो मूव कर पाती हैं। तो अब तो आपको और अच्छे से समझ आ गया होगा कि प्लेट टेक्टोनिक्स का जो कंसेप्ट है वो क्या है।